नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आप सभी का कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज़ में, दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि हर हफ्ते हमारा एक कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज़ का सेशन होता है, जिसमें हम हफ्ते भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहती हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो GS2 का टॉपिक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों ओनली 2/3 ऑफ पीपल लिविंग विद ट्यूबरक्लोसिस बेनिफिटेड फ्रॉम द निक्षय पोषण योजना, ये चीज न्यूज में थी। ठीक है, तो ये 2021 की स्कीम है। और अब ये पता चला है कि जितने भी लोग ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कितनी घातक बीमारी है आप सभी को पता है। और उस बीमारी से बचाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स, अलग तरीके के गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। तो उसी को देखते हुए निक्षय पोषण योजना सरकार ने लॉन्च की थी। लेकिन अब पता चला है कि सिर्फ 2/3 लोग, यानी कि 66% लोगों को ही इसका फायदा मिला है। तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसके तहत जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। 2018 में ये स्कीम रोल आउट की गई थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो खर्चा होता है वो सेंटर और स्टेट एक फिक्स रेशियो के हिसाब से करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इंप्लीमेंट करने की जो जवाबदारी होती है वो राज्यों की होती है, जबकि सेंट्रल सेक्टर में सेंटर की होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेशनल हेल्थ मिशन का भी ये हिस्सा है। साथ ही साथ हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये चीज में यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। सो एज पर द इंडिया टीबी रिपोर्ट, ओनली 62.1% of 2.1 million notified cases across the country received at least one payment in 2021. In Delhi, which has the highest burden of all forms of TB, 747 cases per 1 lakh people, only 30% have got at least one direct benefit transfer. ठीक है, सो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए जो पैसे हैं वो डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि बहुत कम लोगों के पास वो पेमेंट आई है। पंजाब देख लो, झारखंड देख लो, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र देख लो, यूपी देख लो, हर जगह परफॉर्मेंस खराब ही है। ठीक है, सो टीबी इज द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस किलर। और इसके सिम्टम्स आपको पता ही है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोग टीबी से प्रभावित होते हैं भारत में अगर हम देखें। और हर दिन लगभग 4000 लोग अपनी लाइफ टीबी की वजह से खो रहे हैं और 30,000 लोग इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। So it is caused by bacteria that is Mycobacterium tuberculosis, जो कि lungs को affect करता है, and it is spread from person to person through the air. And when people with TB cough, sneeze or something, जो TB के जर्म्स है वो जाहिर सी बात है through the air वो ट्रैवल करते हैं। इस वजह से ये कंटेजियस बीमारी है। ठीक है, रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो ये एक ट्रीटेबल क्यूरेबल डिजीज है। और बेसिकली इट इज ट्रीटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ 6 month कोर्स ऑफ 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दैट आर प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन, सुपरविजन एंड सपोर्ट टू द पेशेंट बाय अ हेल्थ वर्कर और ट्रेन्ड वॉलंटियर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टीबी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू राइफेम्पिसिन या फिर आइसोनिएजिड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो टीबी ऐसी हो जाती है जो ड्रग से भी रेजिस्टेंट है, मतलब ड्रग्स भी उस पर अब काम नहीं करते। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो उससे भी ज्यादा सीरियस है, जो कि सेकेंड लाइन बेसिकली एंटी टीबी ड्रग्स में भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब अगर किसी को एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गई तो फिर उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, स्टेटस ऑफ टीबी इन इंडिया अगर हम देखें, इंडिया टीबी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 19 लाख टीबी पेशेंट्स ओवरऑल 2021 में भारत में थे, जो कि 16 लाख थे 2020 में, यानी कि 19% इंक्रीज हुआ है। डेथ रेट जो है वो भी बढ़ा है, एंड द प्रेडिक्टेड टोटल नंबर ऑफ टीबी रिलेटेड डेथ जो है वो भी बढ़ी है। ठीक है, साथ में जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं वो माल न्यूट्रिशन, HIV, डायबिटीज, एल्कोहलिज्म, टोबैको, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें। देन उसके बाद भितरकनिका नेशनल पार्क, ये आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से ही रिलेटेड है। और ये न्यूज़ में था बिकॉज कहीं ना कहीं ये खबर आई थी कि क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुकी है, जिस वजह से अब ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये उड़ीसा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है।
और कहीं ना कहीं इट इज सिचुएटेड इन द एस्चुरी ऑफ ब्रह्मणी, बैतरनी एंड धर्मा एंड महानदी रिवर सिस्टम, और ये एक रामसर साइट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ द गहिरमथा मरीन सेंचुरी, जो कि बिगेस्ट जहां पे पॉपुलेशन है ऑलिव रिडली सी टर्टल्स की, इट बेसिकली इट आल्सो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम भिटरकनिका, एंड हर विंटर में लगभग 5 लाख टर्टल्स जो है वो यहाँ विजिट करते हैं। साथ ही साथ भिटरकनिका नेशनल पार्क जो है वो लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, हाइना और इन सारे स्पॉटेड डियर आप देख लो, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देख लो, किंग कोबरा, इनका भी एक प्राइम हैबिटाट है। तो ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यूपीएससी में कैरेक्टराइजेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है एक पैराग्राफ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि भाई यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क में कौन कौन से मेन स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ सिंस 2012 crocodiles have killed around 50 individuals in and around the park, while 25 of them perished after getting into human settlements or getting tangled in fishing nets. रही बात crocodiles की, they are territorial aquatic reptiles. It is impossible for too many of them to coexist in one location because there will be more rivalry for food, mates and sunbathing spots. In 1991, the State Forest Department was ordered by the Union Ministry of Forest and Environment to discontinue the crocodile rearing operation in Bhitarkanika because it has reached a saturation point. और इस वजह से सरकार ने फंडिंग भी स्टॉप कर दी थी 1990 में। तो ये चीज थोड़ी सी हिस्टोरिकल है। देन आईएनएस विक्रांत साइंस एंड टेक का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में इसलिए था बिकॉज 2 सितंबर को यानी कि परसों इट विल बी कमीशन, इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट वॉरशिप जो कि भारत में बना है और साथ ही साथ ये इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशी निर्मित है। Okay, it also puts India in an elite club of nations that have the capability to design and build these giant, powerful warships. The Navy took delivery of the warship designed by the Warship Design Bureau. It's in-house organization. ठीक है, the 262 meter long and 62 meter wide Vikrant displaces approximately 43,000 tons when fully loaded and has a maximum design speed of 28 knots. ठीक है, अबाउट 52 किलोमीटर पर आवर विद एन एंड्योरेंस ऑफ 7500 nm। तो ये सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको भी ध्यान में रहेगा। इट बोस्ट्स अ फुल्ली फ्लेजेड स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स विद द लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मेजर मॉड्यूलर ओटी, इमरजेंसी मॉड्यूलर ओटी, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आईसीयू, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन, एक्सरे मशीन्स, डेंटल कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। Now why it is important for India? भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर होना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एक ऐसा कैरियर जो आपके एयरक्राफ्ट को कैरी करता है, सिंपल सी बात है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मरीन असेट किसी भी देश के लिए, ठीक है। ये नेवी की कैपेबिलिटी को एनहांस करता है टू ट्रैवल फार फ्रॉम इट्स होम टू कैरी आउट एयर डोमिनेशन ऑपरेशंस, ठीक है। सो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को एसेंशियल मानते हैं और साथ ही साथ it also leads as the capital ship of a carrier strike or battle group. Okay, it is a prized and sometimes vulnerable target. It is usually escorted in the group by destroyers, missile cruisers, frigates, submarines, supply ships, etc. सिर्फ 5 या 6 देश ऐसे हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर कर सके। भारत उसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। पहले भी भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे लेकिन वो इंडिजीनियस नहीं थे, वो ब्रिटिश या रशियंस द्वारा बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल आईएनएस विक्रमादित्य जो कि 2013 में कमीशन हुआ था, जो कि नेवी का करेंटली एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो सोवियत रशियन द्वारा बनाया गया था। देन देयर वाज आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विराट, दे वर द ब्रिटिश बिल्ट, ठीक है। Now the new warship is comparable to India's existing carrier that is INS Vikramaditya जो कि 44,500 टन का वेसल है and it will carry up to 34 aircraft including both fighter jets and helicopters, ठीक है। Now once commissioned it will be the most potent sea based asset. It will also be capable of operating 30 aircraft including MiG-29 के fighter jets, Kamov 31 air early warning helicopters, MH-60R Seahawk multi-role helicopters, etc. Now using a novel aircraft operation known as the short takeoff but arrested recovery, that is the STOBAR,
The IAC is equipped with a sky jump for launching aircraft and a set of 3 arrestor wires for their recovery on board. ठीक है, आर्टेमिस 1 मिशन नासा जो है इट इज अबाउट टू लॉन्च दिस, और बेसिकली अपोलो मिशन के 50 साल के बाद नासा जो है it is gearing up to return humanity to the moon with its Artemis program. Artemis 1, it's an unscrewed mission that is the first in a series of increasingly complex missions that will test the agency's Space Launch System rocket and Orion crew capsule. The primary goal for Artemis 1 is to demonstrate Orion system in a spaceflight environment and also to ensure a safe re-entry, descent, splashdown, etc. etc. Now key events launch. Artemis 1 launch. ठीक है, the SLS rocket and Orion spacecraft completed their approximately 6.5 kilometer journey from their assembly building to launch complex 39B at the Kennedy Space Center. Now shortly after the launch, the boosters, service module, launch abort systems will be jettisoned, and then the core stage engines will be shut down and the core stage will separate from the spacecraft. ठीक है, and after the launch it will also orbit the earth and deploy its solar arrays. Next, the interim cryogenic propulsion stage will give Orion a push to help it leave Earth's orbit. तो ये जो डिटेल्स हैं इसमें इतना ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई कब वो किससे सेपरेट होगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप ऊपर से पढ़ लोगे ना आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में, इट विल बी इनफ फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कभी भी यूपीएससी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, ठीक है, जनरल डिटेल्स ही पूछेगा. Clear? So after the 6 days, it will get very close to the moon, about 95 kilometers above its surface, and it will use a precisely timed engine firing of the service module in combination with the moon's gravity to accelerate back towards our planet. ठीक है, then उसके बाद इसकी re-entry होगी into the Earth's atmosphere. So after a total mission of around 6 weeks and having traveled more than 3 million kilometers, it will enter Earth's atmosphere at around 40,000 kilometers per hour. यानी कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड. ड्यूरिंग री एंट्री इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस टेम्परेचर क्लोज टू 3000 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ ऑल गोज एज प्लान्ड इट विल लैंड इन द सी विद इन आई साइट ऑफ अ रिकवरी शिप. अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो ये तो न्यूज में रहता ही है. पंजाब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 2 विलेज हैं पटियाला में, फतेहगढ़ साहिब में, बेसिकली वो 2 जो गांव है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से ग्रसित हैं और उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है एज इन्फेक्टेड जोन. तो ये साइंस एंड टेक का बेसिकली कहीं ना कहीं टॉपिक हो जाता है. इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, ये पता होना चाहिए. पिग्स के लिए कैटास्ट्रॉफिक है ये. इन 2019 द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज स्वेप्ट थ्रू पिग पॉपुलेशन इन चाइना, और चाइना जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, साथ ही साथ कंज्यूमर है पोक का, यानी कि पिग मीट का. सो इट इज अ वायरल डिजीज, सीवियर है, और साथ ही साथ ये वाइल्ड और डोमेस्टिक पिग्स को अफेक्ट करता है, रिजल्टिंग इन अक्यूट हेमोरैजिक फीवर. इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 100% है. ठीक है, नाउ इट्स रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड्स डायरेक्ट कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड और वाइल्ड पिग, इनडायरेक्ट कंटैक्ट थ्रू इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज फूड वेस्ट, फीड, गार्बेज, और थ्रू बायोलॉजिकल वेक्टर्स सच एज टिक्स. ठीक है, कोई भी देश जहां पे पिग सेक्टर है उसको इससे खतरा है. सिम्टम्स हैं हाई फीवर, वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग, वॉमिटिंग, डायरिया एटसेट्रा. विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट पैनल जो है वर्ल्ड बैंक का, इट इज कंसिडरिंग अ प्ली बाय द रेसिडेंट्स ऑफ सम विलेजेस टू इन्वेस्टिगेट एनवायरमेंटल डैमेज फ्रॉम द अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो ये आपका इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड रेसिडेंट्स ने कंप्लेन की है कि भाई पास में जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है वो इसकी वजह से डेंजर में है. और टेम्पल आपको पता ही है इंडिया में कितना ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस रखता है, कल्चरल भी, हिस्टोरिकल भी. सो उन्होंने कंप्लेन किया लो वाटर सप्लाई, साथ ही साथ ये भी बोला कि ओनली 2 hours ऑफ वाटर वॉज प्रोवाइडेड. ठीक है, दे वर एबल टू इजिली एक्सेस वाटर प्रायर टू द प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट. नाउ द टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन which is largely a state owned company, वो ही इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में इट इज बीइंग बिल्ट बिसाइड द धौली गंगा रिवर. तो इंपॉर्टेंट ये होगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, कहाँ बन रहा है, क्या है, कौन से रिवर के बिसाइड बन रहा है. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़िएगा. बाकी कितना बजट था, कंप्लीशन डेट क्या थी, कब अप्रूव हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है,
तो आज का ये हमारा वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। मैं आप सभी से मिलता हूँ कुछ और कंसेप्ट्स इन न्यूज़ के साथ बहुत जल्दी। सब्सक्राइब करना ना भूलें दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।